गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। भाषा का स्वतंत्र रूप, ठीक है ना, जो एक अर्थवान हो या सार्थक हो, ऐसी इकाइयाँ शब्द कहलाती है। अब हम शब्द को कितने भागों में जान सकते हैं? शब्द रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इनके कोई खंड नहीं कर सकता, मतलब इनके कोई टुकड़े नहीं कर सकता, है ना। और अगर खंडित भी कर दे इन्हें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। हमने शब्द की परिभाषा क्या देखी कि वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या है? मूल रूप शब्द के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, और अगर हम इसके टुकड़े कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द है, मतलब जैसे हिंदी में प्रयुक्त हैं वैसे के वैसे ही मूल रूप में ये हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक और योग रूढ़ दोनों ही रचना की दृष्टि से एक जैसे हैं। कैसे? क्योंकि इनमें जो शब्द है वो जुड़कर बनता है। इन शब्दों की रचना में रूढ़ शब्दों के आरंभ में व अंत में जुड़ने वाले शब्दांश से होती है। मतलब यौगिक और योग रूढ़, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, है ना। यौगिक का भी अगर हम संधि विच्छेद करें, योग प्लस इक, और योग रूढ़ यानी किसी शब्द को किसी शब्दांश के साथ, शब्दांश मतलब किसी शब्द के अंश के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा? यौगिक या योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो ये शब्द किसमें? या तो आरंभ में जुड़ते हैं या फिर शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे एक शब्दांश है बे, और इसमें हमने रूढ़ शब्द घर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? नया शब्द बेघर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें मूल रूप, शब्द का जो मूल रूप है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को ही उसके साथ जोड़ना है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो शब्दों के आरंभ में यानी शब्द के पहले जुड़ते हों वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हों वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे। देखो, उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश, शब्दांश का अर्थ समझाया मैंने आपको, शब्द का अंश, है ना। उपसर्ग वे शब्दांश यानी जो शब्द का अंश होते हैं जो मूल शब्द से पूर्व, पूर्व मतलब पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन या बदलाव लाते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? कि वे शब्दांश जो शब्द का अंश है, पूरा शब्द नहीं बोल रही हूँ, शब्द का अंश, है ना, जो मूल शब्द में, मूल शब्द कौन सा? जो रूढ़ शब्द होते हैं, मूल शब्द के पूर्व में, पूर्व मतलब पहले, जैसे मैंने बताया बे और घर, घर क्या है? मूल शब्द, और बे क्या हुआ? शब्द का एक अंश। क्लियर है ना? तो पहले जुड़कर अगर उस शब्द में, मतलब जुड़कर वो एक नया शब्द बना रहे हैं, शब्द में परिवर्तन या बदलाव ला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे मैंने एक मूल शब्द लिया देश, देश के साथ मैंने प्र जोड़ा तो क्या बन गया? प्रदेश। दूसरा ही मैंने देश शब्द, मूल शब्द लिया, उसके साथ आ लगाया तो क्या बन गया? आदेश। देश के साथ मैंने वी शब्दांश लगाया तो क्या बन गया? विदेश। और देश के साथ मैंने उप लगाया तो क्या बन गया? उपदेश। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी सारे शब्द, जो भी मूल शब्द थे, मूल शब्द क्या है इसमें? देश। लेकिन अलग अलग उपसर्गों को जोड़कर, मतलब अलग अलग उपसर्ग उसके पहले लगाने से, है ना, उनके अर्थ में क्या हो गई? भिन्नता हो गई। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि उस शब्द में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं। क्लियर है ना? कि शब्द का वह अंश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे प्रदेश, प्र प्लस देश, आदेश, आ प्लस देश, विदेश, वी प्लस देश, उपदेश, उप प्लस देश। ठीक है? अब हम ये जानेंगे कि उपसर्ग
सबसे पहली बात तो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे उप, अप, है ना, अव, अनु, प्रय, स, सु, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग है। और ये किस में जुड़ेंगे, मूल शब्द में जुड़ेंगे। ऐसा शब्द जो आपने हिंदी शब्दकोश में पढ़ा हो, हिंदी डिक्शनरी में पढ़ा हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अर्थहीन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर आप नया शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। जो भी मूल शब्द है वो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए और उसके और टुकड़े नहीं करने हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आपको देखने हैं कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के भी उपसर्ग होते हैं, उर्दू अरबी फारसी है ना, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग के समान कुछ ऐसे प्रयुक्त होते हैं जो संस्कृत के अवयव हों। ठीक है, तो कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, कुछ ऐसे हैं जो उर्दू अरबी फारसी के हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अब सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग बनाते समय आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपसर्ग से आपको जो शब्द रचना करनी है, जिस उपसर्ग के साथ आपको जो मूल शब्द बनाना है, सबसे पहले तो ये मन में सोचो कि वो जो मूल शब्द आप जोड़ रहे हो वो किसी शब्दकोश में तो है, उसका कोई अर्थ तो निकल रहा है ना, है ना। जो मूल शब्द आप जोड़ रहे हो आपने कभी सुना है, उसका कोई अर्थ हो। इस तरह के शब्द अगर आप बनाकर उसमें लिख रहे हैं, इट मीन्स आपका जो उपसर्ग के साथ जो शब्द का निर्माण हो रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आप शब्द को, और ये भी ध्यान रखना है कि जब वो शब्द दोनों जुड़ जाएं, ठीक है, उपसर्ग और मूल शब्द दोनों जुड़कर भी एक नया शब्द बना रहे हों, उस नए शब्द का भी कोई एक नया अर्थ निकलना चाहिए। क्लियर है ना। अब हम देखो संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं, जैसे अन। अब यहाँ पर अर्थ दे रखा है, उसके बाद इसके उदाहरण, लेकिन अर्थ तो सिर्फ आपकी समझाने की दृष्टि से, आपको समझाने के पर्पज से दे रखा है, लेकिन आपको क्या एग्जाम में किस तरह से दिया जाएगा, या तो आपको पूरा शब्द दे दिया जाएगा, इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, या फिर आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा, उसके साथ मूल शब्द जोड़कर आपको नया शब्द का निर्माण करना है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अन, इसका अर्थ है नहीं, अभाव। अन का उदाहरण है अनादर, अनुपस्थित, अनास्था, अनिच्छा। अति, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अतिक्रमण। अधि, अधिकार, अधिवाद, अधिकरण, अधिनायक। इसी प्रकार अप का अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपव्यय, अपवाद। अनु का अनुशासन, अनुकरण, अनुराग, अनुवाद, है ना। इस प्रकार ये आपके संस्कृत भाषा के कुछ 24 उपसर्ग हैं जो आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे अ उपसर्ग, क, कु उपसर्ग, चिर उपसर्ग, सत उपसर्ग, स, पर, सह, स्वयं, सम, है ना। कुछ हिंदी के उपसर्ग और भी हैं यहाँ पर, ये सब आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अरबी के उपसर्ग जैसे कम कीमत, नाखुश, है ना, गैर हाजिर, दरअसल, बकायदा, बदनाम, बेईमान, लाचार, लाजवाब, लावा। ये क्या है, उर्दू, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये किस में प्रयुक्त किए जाते हैं, उर्दू और फारसी, यानी अरबी जो फारसी भाषा है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये उस भाषा के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे सब इंस्पेक्टर, सब जज, डिप्टी कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट, इस तरह के कई उपसर्ग हैं। और कुछ उपसर्ग आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी दिए गए हैं। ये कुछ उपसर्ग हैं जो आपका चैप्टर है, जैसे दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इनके ये उपसर्ग हैं जो आपको, मतलब आपके चैप्टर में कौन कौन से वर्ड्स ऐसे आए हैं जिसको उपसर्ग के आधार पर हम जान सकते हैं। ठीक है, ये सारे उपसर्ग आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। इसमें देखो जो संस्कृत वाले उपसर्ग हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे परा, पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराभव, है ना, पराधीन, पराभूत, परिका, परिवर्तन, परिणाम, परिष्कार, परिपूर्ण, प्र का प्रबल,
अभी हमने बनाया था प्रदेश, प्रगति, प्रत्यय, प्रधान, प्रयत्न, प्रतीका, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिरोध, प्रतिवादी। इस प्रकार जैसे स्व का स्वदेश, स्वार्थ। अभी जैसे देश में हम स्व उपसर्ग भी लगाकर स्वदेश, जैसे मैंने आपको 4-5 वर्ड तो वैसे ही बता दिए थे, जैसे प्रदेश, आदेश, विदेश, उपदेश और स्वदेश। ठीक है ना। इस तरह से हम एक ही मूल शब्द से कितने सारे नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आजीवन, आमरण, आजन्म, आगमन, आरक्षण। ठीक है। उपकार, उपनाम, उपवास। इस तरह से कई सारे उपसर्ग हैं जो आपके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। धन्यवाद।